बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीगल एजुकेशन में एहसान अली एडवोकेट की तरफ से तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज के इस लेक्चर में हम मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस को मज़ीद डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस का तारफ़ और पस मंज़र डिस्कस किया था कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस पास किया गया। आज के इस लेक्चर में हम मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 11 सेक्शंस पर मुश्तमिल है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सेक्शन 1 इज़ अबाउट कमेंसमेंट, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 3 ओवरराइड्स अदर लॉज, सेक्शन 4 सक्सेशन, सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सेक्शन 6 पोलीगैमी, सेक्शन 7 डाइवोर्स, सेक्शन 8 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन बाय तलाक, सेक्शन 9 मेंटेनेंस, सेक्शन 10 डावर, सेक्शन 11 पावर टू मेक रूल्स। मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 सेक्शन नंबर 1 कमेंसमेंट, नंबर 1 सबसेक्शन 1। दिस आर्डीनेंस में बी कॉल्ड द मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डीनेंस 1961। ये आर्डीनेंस मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 कहलाएगा। सबसेक्शन 2 इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पंजाब एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे में बी। ये पूरे पंजाब और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान शहरियों पर अप्लाई होगा जो जहाँ कहीं भी रहते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये एक ही वक्त में सब पर लागू होगा। सेक्शन 1 इस आर्डीनेंस की कमेंसमेंट कब हुई, इसका शार्ट टाइटल क्या है? इसका नाम मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस 1961 होगा। यह पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों पर लागू होगा। यह सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इन दिस आर्डीनेंस, इस आर्डीनेंस में सब सेक्शन 1 आर्बिट्रेशन काउंसिल मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ each of the parties to a matter under the ordinance, and in case any party fails to nominate a representative within the prescribed time, the body formed without such representative shall be the arbitration council। डेफिनेशन में सबसे अहम हिस्सा आर्बिट्रेशन काउंसिल है कि अगर हमने कोई शादी करनी है, अगर किसी ने किसी को तलाक देनी है, अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है, अगर किसी भी शख्स को किसी किस्म का भी फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए हो तो वो यूनियन काउंसिल में जाएगा। यूनियन काउंसिल में जाकर अपना मसला बताएगा तो वो इसको हल करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। सेक्शन 2 में क्लास 1 आर्बिट्रेशन काउंसिल की तारीफ की गई है कि बेसिकली आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है, आर्बिट्रेशन काउंसिल कहते किसे हैं और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। सासी काउंसिल से मुराद वो बॉडी है जो एक चेयरमैन और आर्डीनेंस के तहत निपटाए जाने वाले दोनों फ्रीकैन में से एक नुमाइंदे पर मुश्तमिल होने वाली काउंसिल है। सब सेक्शन 2 चेयरमैन। चेयरमैन means the chairman of a union council, union administration or municipal committee or any officer authorized by the government to discharge the functions of the chairman under the ordinance, and where the chairman is a non-Muslim or he himself wishes to make an application to the arbitration council or is owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of chairman, the arbitration council shall select one of its Muslim members as chairman। सब सेक्शन 2
के मुताबिक आर्बिट्रेशन कौंसिल में एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन को की भी तारीफ की गई है कि चेयरमैन कौन होगा और उसकी जिम्मेदारियां क्या होगी। चेयरमैन से मुराद चेयरमैन यूनियन कौंसिल या वो शख्स जिसका तकर्रर फेडरल गवर्नमेंट करेगी, कंटोनमेंट के इलाका जात में किया जाएगा या सूबाई हुकूमत ने किसी भी दीगर इलाका में तकर्रर किया हो, या कोई भी स्पेसिफिक अथॉरिटी किसी का तकर्रर करती है यूनियन कौंसिल में आने वाले मामलात और लोगों के मैटर्स को हल करने के लिए। जहाँ चेयरमैन यूनियन कौंसिल गैर मुस्लिम हो, या वो खुद कोई दरख्वास्त देना चाहता हो, या वो किसी बीमारी की वजह से या और किसी और मजबूरी की वजह से यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ सरअंजाम से देने से कासर होगा, तो आर्डीनेंस हाजा के मकासद के हसूल के लिए साथी कौंसिल अपने मुसलमान मेंबरान में से किसी एक मेंबर को बतौर चेयरमैन चुन सकती है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सब सेक्शन 4 प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। सब सेक्शन 4 में डेफिनेशन की गई है प्रेस्क्राइब्ड की गई। प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है तजवीज़ देना कि इस आर्डिनेंस में दिए गए तमाम लाज को कायद में से हासिल किया गया। सब सेक्शन 5 यूनियन कौंसिल मीन्स a union council, municipal committee, cantonment board, a union administration, or in case of absence of any of these local governments in a local area, any other comparable body constituted under any law relating to the local government or local authorities। सब सेक्शन 5 यूनियन कौंसिल से के मतलब बताता है। ये सेक्शन बताता है कि यूनियन कौंसिल क्या है। यूनियन कौंसिल से मुराद यूनियन कौंसिल टाउन या यूनियन कमेटी है जो बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डिनेंस 1959 के तहत तश्कील दी गई है, जो तजवीज़ करदा मामले में इख्तियार समात रखती है। मतलब जो भी मसला यूनियन कौंसिल के पास आया हो तो लॉ ने जितनी भी यूनियन कौंसिल को पावर दी है इसके अंदर रहते हुए वो दायरा इख्तियार रखती है कि इस मसले को सुन सके। इसी तरह वार्ड की तारीफ की गई है कि यूनियन के वार्ड से मुराद यूनियन कौंसिल या टाउन की ज़ेरी कौंसिल या कमेटी वार्ड कहलाती है। सेक्शन 3 overrides other laws। Subsection 1 the provisions of this ordinance shall have effect notwithstanding any law, custom or usage, and the registration of Muslim marriage shall take place only in accordance with those provisions। सेक्शन 3 कहता है कि ये आर्डिनेंस दूसरे तमाम कवानीन को ओवरराइड करता है। मसलन अगर कोई भी दो लाज आपस में कंट्राडिक्ट कर जाते हैं या हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस पर हमारे पास किसी और लॉ का भी कोई सेक्शन मौजूद होता है और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का भी सेक्शन मौजूद होता है, तो हमें कौन सा लॉ फॉलो करना है या कौन सा लॉ ओवरराइड करना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर दिए गए कानून के मुताबिक हल हो सकती है। अगर इसके बारे में कोई सिचुएशन आती है तो फिर ये लॉ ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस खुद एक लॉ है, तो इस पर कोई भी दूसरा लॉ लागू नहीं होगा और जो भी शादी होगी वो मुस्लिम इसी लॉ के तहत रजिस्टर होगी। Subsection 2 for the removal of doubt, it is hereby declared that the provisions of Arbitration Act 1940, the Civil Code of Civil Procedure 1908, or any other law regulating the procedure of court shall not apply to any arbitration council। Subsection 2 ये कहता है कि इस डाउट को, शक को रिमूव करने के लिए ये बताया जाता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की कोई भी शिक, कोई भी दफ़ा, कोई भी प्रोविज़न इस ऑर्डिनेंस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत आर्बिट्रेशन कौंसिल जो तश्कील दी जाती है उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत ही अपने सरअंजाम देगा। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन नंबर 4 सक्सेशन। In the event of the death of any son or daughter of the propositous
before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any living at the time of succession, opens shall per strives receives a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. सेक्शन इस सेक्शन के मुताबिक जानशीनी में ग्रैंड सन के दादा की जायदाद में शेयर के राइट को डिटरमिन किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी फैमिली में एक कोई लड़का और लड़की हो, अगर वो फोत हो जाएं और अगर उनकी आगे से कोई औलाद है और वो ज़िंदा है, तो औलाद को वही हिस्सा मिलेगा जो कि उस औलाद के वालिदैन को मिलना था, चाहे वो शेयर प्रॉपर्टी की शक्ल में है या पैसे की शक्ल में या किसी और शक्ल में है, वो सीधा इस मरने वाले शख्स के बच्चों को मिलेगा। सेक्शन 5 is about registration of marriage. Subsection 1, every marriage solemnized under Muslim family law shall be registered in accordance with the provisions of this ordinance. इस सेक्शन में मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया गया है। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर शादी जो मुस्लिम लॉ के तहत सरअंजाम पाएगी, इसी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर करवाई जाएगी। नंबर 2, सब सेक्शन नंबर 2, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंस टू वन और मोर पर्सन्स टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। सब सेक्शन 2 के मुताबिक शादी के अंदराज के मकसद के लिए यूनियन कौंसिल एक या एक से ज़ायद अफराद को लाइसेंसेस जारी करेगी, जिन्हें निकाह रजिस्ट्रार का नाम दिया जाएगा, लेकिन एक वार्ड में एक से ज़ायद लोगों को लाइसेंस निकाह रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। सब सेक्शन 3, every marriage not solemnized by the nikah registrar shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage। सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 के मुताबिक हर वो शादी जो निकाह रजिस्ट्रार ने सरअंजाम ना दी हो, तो जिस शख्स ने निकाह पढ़वाया तो वो निकाह रजिस्ट्रार को इस ऑर्डिनेंस के तहत निकाह के अंदराज के लिए रिपोर्ट करेगा। Subsection 4, whoever contravenes the provisions of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। अगर कोई भी शख्स इस सब सेक्शन 3 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करता है तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। यानी अगर वो रिपोर्ट नहीं करता निकाह रजिस्ट्रार को, तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है वो सेक्शन 5 की सब सेक्शन 4 जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इसको 3 माह कैद और जुर्माना अदा करने का पाबंद होगा। मसलन अगर कोई शख्स शादी को छुपा लेता है तो इसको रजिस्टर नहीं करवाता तो उसे मुस्तकबिल में मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इसको सज़ा भी भुगतना पड़ेगी, जो कि 3 माह कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है। Subsection 5, the form of nikah nama, the register to be maintained by nikah registrars, the records to be preserved by union council, the manner in which marriages shall be registered, and copies of nikah nama shall be supplied to the parties, and the fees to be charged therefore shall be such as may be prescribed। Subsection 5 के मुताबिक निकाह नामा फॉर्म निकाह रजिस्टर को निकाह रजिस्ट्रार मेंटेन रखेगा और इसका रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में महफूज रखेगा। बमुताबिक कानून निकाह नामा रजिस्टर होगा और इसकी नकल दोनों पार्टीज़ को दी जाएगी, उनसे वसूल की जाएगी, उनसे फ़ीस वसूल की जाएगी जो कि यूनियन काउंसिल में मुकर्रर होगी। फ़ीस लेने के बाद निकाह नामा की कापियाँ दोनों पार्टियों को दी जाएंगी। Subsection 6, any person may on payment of the prescribed fee if any inspect at
the office of the Union Council, the record preserved under subsection 5 are obtain a copy of entry there. इन कोई भी शख्स प्रेस्क्राइब्ड फ़ी देने के बाद अगर कोई है तो वो यूनियन कौंसिल में जाकर निकाह रजिस्टर के रिकॉर्ड को ऑब्ज़र्व कर सकता है, उसका मुशाहिदा कर सकता है, उसे चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी निकलवा सकता है प्रेस्क्राइब फ़ी देने के बाद। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी, आपको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस के सेक्शन 1 से लेकर 5 सेक्शन नंबर 5 तक को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखी। मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस सेक्शन 6 से लेकर 11 तक हम कम्प्रीहेंसिवली उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने निगहबान।